हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर ओ प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे और आज है 13वां वीडियो। अब तक हमने 12 वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जीएस के प्रश्नों को सॉल्व किया था, उसी के आगे से आज के इस वीडियो की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 38 से, जो है कि उत्तरी अमेरिका के वृहत झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है। तो वो कौन सा उद्योग है जो कि उत्तरी अमेरिका के वृहत झील प्रदेश में विकसित है? वो है इस्पात एवं इंजीनियरिंग, स्टील एंड इंजीनियरिंग। यह जो उद्योग है ये बृहत रूप में विस्तृत है साथियों, सर्वाधिक विस्तृत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। और बृहत झील के अंतर्गत सुपीरियर झील है, झूरन है, मिशिगन है, इरी, ओंटारियो ये झील शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, क्या सही है इसमें से और क्या गलत है। तो पहला है कि अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। बिल्कुल सही है, घास के मैदान से भी प्रश्न बनते हैं। पंपास जो है दक्षिण अमेरिका घास का मैदान, यानी कि अर्जेंटीना मुख्य रूप से ये क्षेत्र है। पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी, ये भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से देश चारों ओर से स्थलों से घिरे हैं? तो इन्हें लैंड लॉक्ड देश कहते हैं, स्थलबद्ध या स्थलरुद्ध देश। तो इसमें साथियों में आइए देखते हैं क्या होगा। तो यूरोप में अवस्थित देश है, इसमें आर्मेनिया साथियों, और अफ्रीकी देश बोत्सवाना है। ये स्थल से घिरे हैं, तो इसमें से दो घिरे हैं, एक तीन होगा। और इसके लिए आप मैप से साथियों जब देखेंगे तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर ले जाएंगे। ये सारे मैप वाले प्रश्न हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर और नदी के किनारे अवस्थित है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। बॉन दिया गया, बॉन जो नगर है ये राइन नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है। कायरो दिया गया है, नील नदी, ये भी सही है, पहला दूसरा सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, न्यूयॉर्क कहाँ पे स्थित है? हडसन नदी के किनारे है, ये भी सही है। वियन्ना दिया गया वोल्गा नदी, ये गलत है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। कौन सी नदी है? एक नदी है यूरोपीय डेन्यूब नदी। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यही वाला सही सुमेलित नहीं था। आप देख सकते हैं व्याख्या में भी आपको दिखाई देगा, बॉन नगर राइन नदी, कायरो है नील नदी, न्यूयॉर्क है हडसन, वियना है डेन्यूब नदी। तो ये प्रश्न रिपीट वाले प्रश्न है, इनको जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, सूची है सुमेल करने के लिए, आदिवासी और अवस्थिति। पहली सूची में आदिवासी, दूसरी सूची में उसके लोकेशन यानी अवस्थिति का नाम है। भील, पहले नंबर पे भील, तो भील का लोकेशन भील आदिवासी राजस्थान में बहुतायत पाई जाती है, राजस्थान सुमेल करिए। गोंड की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़, गोंड कहाँ? छत्तीसगढ़। लिम्बूस की बात की जाए सिक्किम, लिम्बूस सिक्किम। और कोनियाक तो नागालैंड, कोनियाक नागालैंड। तो ये सही सुमेल होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या में देख सकते हैं आप, भील का सुमेल किया गया है। भील कहाँ पे है? राजस्थान, ज्यादातर भील राजस्थान पाए जाते हैं। गोंड छत्तीसगढ़, गोंड छत्तीसगढ़। लिम्बूस सिक्किम, लिम्बूस कहाँ पे है? सिक्किम है। कोनियाक नागालैंड, कोनियाक नागालैंड। नेक्स्ट, कथन कारण फिर से आ गया है, आइए देखते हैं क्या होगा। पहला है कथन की नगरीकरण औद्योगिकरण का अनुसरण करता है, ये सही है। कारण है कि विकासशील देशों में नगरीकरण अपने आप में एक आंदोलन है, ये भी सही है, लेकिन इसका सही व्याख्या ये नहीं हो सकता। तो हमारा सही कूट होगा ऑप्शन नंबर बी। कथन कारण दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब पॉलिटी का प्रश्न है, फिर से कथन और कारण दिया गया है, आइए देखते हैं। कथन में क्या है कि राज्यसभा का विघटन नहीं होता। तो साथियों आप पढ़े होंगे, ये बिल्कुल सही है कि राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। तो अनुच्छेद 83 के अनुसार राज्यसभा संसद की एक स्थायी सदन है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 83 यानी अनुच्छेद 83 में कहा गया है राज्यसभा क्या है? संसद का एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन
नहीं होता। दूसरा क्या है, उसके यथासंभव 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कारण भी सही है लेकिन इसका व्याख्या ये सही नहीं है, तो हमारा दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या ये नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है साथियों। तो पहला है, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल सही है। भारत में चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का हो, दोनों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष नहीं होता है, अप्रत्यक्ष होता है। पहला सही है। दूसरा, राज्यों के विधायकों के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, ये गलत है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ संसद के सभी सदस्य, यानी संसद यानी साथियों, तो उसमें राज्य की विधायिकाओं के नहीं होते। दूसरा गलत है, केवल एक हमारा सही है। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक, पहला ही सही है। नेक्स्ट है, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? कुल मिलाजुलाकर प्रश्न ये है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिली है या अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है आर्टिकल 213 साथियों। अनुच्छेद 213 में इसमें क्या है कि राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल को शक्ति प्रदान की गई। वहीं राष्ट्रपति वाला अध्यादेश वो किस अनुच्छेद में साथियों? तो आप पढ़े होंगे 1, 2, 3, इसका एक ट्रिक बताए थे हम, 123। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा है और अनुच्छेद 213 में है राज्यपाल द्वारा। ये दोनों आपको ध्यान देना है। आगे है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई है। तो आइए देखते हैं इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। तो किस प्रकार से किया गया है? तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आगे साथियों सूची दी गई है और हमें क्या बताना है? तो इसमें साथियों सूची में अधिनियम है पहली में, दूसरी में संशोधन है। पहली सूची में अधिनियम, दूसरे में संशोधन है। तो आइए सुमेल करते हैं। पहला है साथियों संविधान, ये है 94वां संशोधन अधिनियम 2006। तो किसमें, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद साथियों इसमें 164 में संशोधन किया गया है। और दूसरा है 2009 का जो अधिनियम है साथियों, 2009 के अधिनियम की बात की जाए, अनुच्छेद 334 में संशोधन हुआ है, 334 में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे भी अभी आपको देखने को मिलेगा 2011 जो अधिनियम आया था, 96वां संशोधन हुआ था, ये 8वीं अनुसूची में इसका संशोधन किया गया है। और फिर है 2019 अधिनियम, ये आर्टिकल 15 यानी अनुच्छेद 15 में संशोधन किया गया है। ये हमारा सही है, यानी चारों सही क्रम में व्यवस्थित हैं। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था का प्रश्न है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, ये बहुत आसान प्रश्न आप पढ़े होंगे। भारतीय जो हमारी भारत की अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित है। अच्छा, मिश्रित क्या है साथियों? तो इसमें क्या है, निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान है, निजी सार्वजनिक दोनों है। आगे है हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा समायोजित सकल आय यानी एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत आता है? एजीआर की परिभाषा के अंतर्गत तो ब्याज आय आता है, लाभांश है, विदेशी मुद्रा लाभ, 3 है साथियों, यानी तीनों आते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हमारा बिल्कुल ठीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न साथियों करंट का है, इसको हटाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखते हैं आगे क्या पूछा गया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ में ही सिडबी का मुख्यालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है, ध्यान दीजिएगा, सिडबी लखनऊ। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति है। मौद्रिक नीति है साथियों, यह प्रभावी मांग को नियंत्रित करने हेतु प्रत्यक्ष उपाय, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा।
आगे कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है, तो लेनदार के लिए, क्रेडिटर्स के लिए है उपयोगी लाभकारी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों का उपयोग निम्नलिखित में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? किस उद्देश्य के लिए किया जाता है साथियों? तो ये भुगतान संतुलन में अस्थायी कमी को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। विज्ञान का प्रश्न आ गया, यानी अब भौतिक विज्ञान पहला प्रश्न है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, यानी सफेद जो कपड़े होते हैं काले कपड़ों की अपेक्षा ठंडे होते हैं, इसीलिए गर्मियों में कहा जाता है कि आप सफेद कपड़े पहनिए, लाइट कलर के कपड़े पहनिए, कम गर्मी लगेगी। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण भी तो होगा साथियों। बिल्कुल कारण है। कारण है कि वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित, जो सफेद रंग के कपड़े होते हैं वो प्रकाश को अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करते साथियों, वो परावर्तित कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जबकि काले रंग में बिल्कुल विपरीत होता है। काला जो रंग है, काले वस्त्र के कपड़े हैं, वे प्रकाश को एकदम अवशोषक होते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं, जिससे और गर्मी लगती है। यही कारण है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ साथियों। आगे है यहाँ पर सूची दी गई है, 2 सूची है, हमें सुमेल करना है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न बार बार आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला है सिरका में उपस्थित अम्ल। कौन सा अम्ल है साथियों? सिरके में जो अम्ल होता है वो एसिटिक, सिरका एसिटिक, सिरका एसिटिक, सिरका में एसिटिक। दूध का खट्टा होना, देखिए जहां भी दूध संबंधी प्रश्न आए अम्ल का, आप एक शब्द याद रखिएगा, लैक्टिक। आपका जरूर जवाब सही होगा, लैक्टिक, दूध का लैक्टिक। यहाँ पे साथियों ऑप्शन नंबर बी से दूध का लैक्टिक, दूध का खट्टा होना, लैक्टिक अम्ल। तीसरा है हड्डियों में उपस्थित यौगिक। तो हड्डियों में हड्डी क्या बना? कैल्शियम फास्फेट होता है, सब जानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब हड्डी कमजोर होता है साथियों तो कैल्शियम की गोली दी जाती है, यानी कैल्शियम आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लेंगे, हड्डियां मजबूत होंगी। आमाशय रस में जो उपस्थित अम्ल है वो है तो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रेडियोधर्मिता के बारे में कहा जा रहा है रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ये क्या है? एक नाभिकीय गुण है। तो ये एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी है साथियों। रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता को इंग्लिश में कहेंगे रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। ये जो है एक न्यूक्लियर प्रॉपर्टी यानी नाभिकीय गुण है। इसकी खोज हेनरी बेकुरल ने किया था। दूसरा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया गया। गलत है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर परमाणु बम बनाया गया। कौन सा बम? एटम बम। परमाणु बम बनाया गया। हाइड्रोजन बम तो संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा गलत, पहला सही। सही कूट होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गैसों का कौन सा युग्म गोताखोर को सांस लेने संबंधी क्रियाओं में उपयोग किया जाता है? आप जानते होंगे जो महासागर है, बड़े बड़े समुद्र हैं, उसमें गोताखोर जाते हैं तो वो कुछ साथियों कवच टाइप का पहनते हैं, तो उसमें गैस होता है सांस लेने के लिए। तो कौन कौन सा गैस होता है? उसमें ऑक्सीजन और हीलियम मिश्रित होता है। गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन और हीलियम होता है, ये 2 गैस होते हैं। इन्हीं गैसों की मदद से ये गैस बैग होता है, सांस लेने में आसानी होती है, उन्हें परेशानी नहीं होती है। ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण, देखिए बड़ा आसान है। ऑक्सीजन तो सब जानते हैं, ऑक्सीजन तो सब जानते हैं, ऑक्सीजन तो लेना ही लेना है, बिना उसके आप जीवित नहीं रह पाएंगे। हीलियम इसमें मिश्रित करते हैं। क्या मिलाते हैं? हीलियम। इसको आप कैसे भी आते हैं, ऑक्सीजन को हिलाकर इसमें मिला देते हैं। हिलाकर माने हीलियम, हिलाकर हीलियम। बस याद रखिएगा साथियों। याद होने के लिए आपको किसी प्रकार का ट्रिक बनाना हो, कैसे भी कोरिलेट करना हो, ये आपको आना चाहिए, तभी आप लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अभी बहुत प्रश्न बाकी है साथियों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।